वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो हर एक चैप्टर का एक थोड़ा थोड़ा पोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यदि आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो जो पूरा पर्पज है वो सर्व नहीं होगा, है ना। तो आप चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ना है, तो आपको वीडियोस भी सारे जो है कवर करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। दो गैल्वेनोमीटर हैं A एंड B, requires 3 मिली एम्पियर and 5 मिली एम्पियर respectively to produce the same deflection of I0 divisions. Then we have to find who is more sensitive. कौन ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए, सेंसिटिव का मतलब हम समझते हैं कि इट्स अ इंग्लिश वर्ड, और सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा भी कुछ करने से ज्यादा रिएक्शन दे, उसे सेंसिटिव कहा जाता है। तो फुल डिफ्लेक्शन का मतलब सब समझते हैं कि ऐसे जो है फुल डिफ्लेक्शन देना। तो ये एक जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो 3 मिली एम्पियर पे ही फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, और ये 5 मिली एम्पियर पे डिफ्लेक्शन दे रहा है फुल। तो इसका मतलब 3 मिली एम्पियर पे जो फुल डिफ्लेक्शन दे वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A इज मोर सेंसिटिव देन B। तो A ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का।
ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। A galvanometer acting as a voltmeter should have। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इस तरीके से, और इस गैल्वेनोमीटर से हम बनाना चाहते हैं वोल्टमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें लगाना होता है और ये बनके हो जाता है तैयार हमारा वोल्टमीटर। सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं गैल्वेनोमीटर के साथ में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देता हूं, शंट रेजिस्टेंस स्मॉल, तो ये जो डिवाइस है ये बन जाती है अमीटर। ये डिवाइस बन जाती है अमीटर। तो समझ गए अंतर, ये अमीटर कहलाता है, ये वोल्टमीटर कहलाता है। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है। मान लीजिए मैं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस है R0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहता हूं, तो मैं इस डिवाइस को लगाऊंगा ऐसे अक्रॉस, तो मुझे वोल्टेज बता देगा कि कितना वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है। और इस अमीटर को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए यदि मुझे किसी सर्किट में एक ब्रांच में करंट निकालना है, मान लीजिए इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पूरे डिवाइस को आप सीरीज में लगा देंगे। तो जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से पास होगा, तो ये हमें करंट की वैल्यू जो है बता देगा कि इतना करंट इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है। तो यहां पे कह सकते हैं कि वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें हायर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। A galvanometer has a resistance of 100 ohm and a potential difference of 100 millivolt between its terminal gives a full scale deflection। तो ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, इसका कुछ रेजिस्टेंस है Rg is equals to 100 ohm, और कहा जाता है कि जब इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं 100 मिलीवोल्ट का, तो ये फुल डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यानी कि फुल डिफ्लेक्शन करंट में निकाल सकता हूं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है हमारे पास 100 के बराबर, 00 से 00 चली गई, हमें मिल जाता है 1 मिली एम्पियर के बराबर करंट। यानी 1 मिली एम्पियर करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास होगा, ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमें एक ऐसा शंट रेजिस्टेंस लगाना है कि जिससे ये 5 एम्पियर तक की रीडिंग जो है पढ़ पाए। तो 5 एम्पियर तक की रीडिंग पढ़ने के लिए, 5 एम्पियर तक रीडिंग पढ़ने के लिए हमें कितने ओम रेजिस्टेंस का शंट वायर लगाना होगा। देखिए करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं इस डिवाइस से, यानी कि हम अमीटर बनाना चाह रहे हैं। और अमीटर के बारे में अभी पढ़ा था मैंने कि गैल्वेनोमीटर के साथ में हमें पैरेलल में लगाना होगा। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम के बराबर, साथ में मैंने लगा दिया एक शंट रेजिस्टेंस RS जिसकी वैल्यू पता नहीं है। अब होना क्या चाहिए कि 5 एम्पियर करंट ये ले इनपुट, बाहर वाले को मतलब नहीं, बाहर वाला जो कस्टमर है वो 5 एम्पियर करंट इसके डिवाइस के अंदर डालेगा। और गैल्वेनोमीटर के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम गैल्वेनोमीटर के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर अभी भी फुल डिफ्लेक्शन के लिए 1 मिली एम्पियर करंट जाना चाहिए, और बाकी सारा करंट जो है वो कौन झेलेगा, RS जो है झेलने वाला है। तो मैं टोटल करंट 5 एम्पियर माइनस ऑफ 0.001 एम्पियर जो है यहां से पास करवाऊंगा, और मैं कह सकता हूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होने वाला है। तो यहां लिखूंगा मैं 100 इंटू 10 टू द पावर -3 I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R। I यहाँ पे 5 एम्पियर के बराबर ही है और रेजिस्टेंस जो है RG के बराबर, RS के बराबर है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये 5 से चला गया 20 के बराबर, सो RS की वैल्यू मिल जाएगी आपको 20 मिली ओम के बराबर, या आप लिख सकते हैं इसे 0.02 ओम के बराबर। 0.02 ओम इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम। बी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगले सवाल की तरफ चलें कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब मूविंग चार्ज चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, चाहे एक्सेलरेशन एक नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, दोनों से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। A charged particle enters a magnetic field with its initial velocity making an angle 45 degree with magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री के बराबर है वेलोसिटी का। तो हम ये जानते हैं कि जब एंगल 0 से 90 को छोड़ के 0, 90 और 180 को छोड़ के कुछ और एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से। ध्यान रखिए, जब एंगल हमारे पास है थीटा, हमारे पास है थीटा इज नॉट 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो हेलिक्स होती है। हेलिकल जो है ट्रेजेक्ट्री में मूव करता है, इस तरीके से जो है ये मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये मूव करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेलिक्स जो है ये बनाने वाला है। सर्किल कब बनाता है? सर्कल बनाता है जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा? जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 और 180। और इलिप्स के बारे में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर रेडियस आर कैरीज अ करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द टेंशन इन द लूप विल बी डबल्ड इफ फलाना इज डबल्ड। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्वांटिटी को डबल करने पर जो टेंशन है वो डबल हो जाने वाली है। करते हैं सवाल को। हमारे पास एक फ्लेक्सिबल हमारे पास एक वायर है, वायर का लूप है, ये रहा वायर लूप, और इसका रेडियस है आर के बराबर, इसका रेडियस है आर के बराबर। इस लूप में करंट फ्लो होता है आई के बराबर करंट। करंट का डायरेक्शन नहीं दिया, मैं मान लेता हूं करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होता है, कहीं भी मान लीजिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करंट हमारे पास है इस तरह से आई के बराबर फ्लो होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जो है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दिया जाना चाहिए था कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लूप मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है, दिया जाना चाहिए था, यहाँ पे ले लिया। अब पूछा गया है कि टेंशन के बारे में। अब पहली बात तो ये है कि टेंशन इस रस्सी में आएगी ही क्यों? टेंशन इस रस्सी में आएगी ही क्यों? तो टेंशन को समझने के लिए पहले कोई भी एक छोटा सा पोर्शन जो है, आप मान लीजिए यहाँ पे हम छोटा सा जो पोर्शन है इस लूप का वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार इस छोटी सी चीज के साथ क्या हो रहा है। जितने भी हम साइंस के थ्योरीज बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम हमेशा एक छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं, यार इसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके साथ कैसा होगा, है ना। चूहे पे टेस्टिंग करते हैं दवाइयों की कि भाई छोटे जानवर को देखते हैं और फिर देखेंगे इंसानों पे क्या होगा, बड़े जानवरों को फिर देखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हम कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, हम एक छोटा सा पार्ट जो है ऑब्जर्व करेंगे। कोई सा भी पार्ट ले लीजिए, मैं इस छोटे से पोर्शन की बात कर रहा हूँ, छोटा सा पोर्शन, इतना वो बहुत छोटा सा है, इसका लेंथ मान लिया मैंने डीएल के बराबर, इसमें करंट है इस डायरेक्शन में, तो डीएल वेक्टर हो गया इस तरफ हो गया डीएल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, हम जानते हैं कि आई एल बी के बराबर फोर्स लगता है, छोटा सा फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, डीएफ इज इक्वल टू आई dl into b into sin 90। तो L क्रॉस B डायरेक्शन में, L क्रॉस B यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स dl, इस तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये छोटे से पार्ट पर फोर्स इस तरफ है, तो क्या ये रिंग इस तरफ चली जाएगी? देखते हैं। इसके सामने वाला जो पार्ट है उस पर आप देखिए फोर्स किस तरफ लग रहा है, इसका डीएल वेक्टर है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, डीएल क्रॉस बी बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस तरफ फोर्स लग रहा है डीएफ के बराबर। तो भाई इसका फोर्स इसने संभाल लिया है, मैं यहाँ पे एलिमेंट लूंगा तो फोर्स लगेगा इधर, यहाँ पे एलिमेंट लूंगा तो फोर्स लगेगा इधर, यहाँ पे एलिमेंट लूंगा 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 फोर्स लगेगा इधर। यानी हर एक छोटे छोटे पार्ट पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और उसको बैलेंस करने वाला सामने दूसरा जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे जो पार्टिकल है, छोटा सा एलिमेंट है, उसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा। कि तो पहली बात यहां से हम समझ सकते हैं कि ये कहीं जा नहीं सकता, बिकॉज हर जगह से फोर्स लग रहा है तो ये कहीं नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात, ये बहुत दर्द में है,
आप सोचिए कि आपके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है, आपके दोनों हाथों को इक्वल फोर्स से खींचा जा रहा है और आपके दोनों पैरों को जो है इक्वल अमाउंट से खींचा जा रहा है और हर आपके अंग अंग को खींचा जा रहा है, चारों तरफ से जितनी भी तरफ हैं सब तरफ से खींचा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम या एक तो कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नेट फोर्स 0 के बराबर है, बट शरीर में दर्द हो रहा है बहुत जोर से शरीर में दर्द हो रहा है ना। तो ऐसे ही इसको भी दर्द हो रहा होगा, इसके जो कोई भी दो लिम्स हैं, कोई भी दो पार्ट्स हैं, उनमें खिंचाव जो है महसूस हो रहा होगा। सोच के देखिए कि आपको रस्सी से बांध दिया जाए ऐसे, तो आपके हाथों में जो है खिंचाव होने लगेगा, हर एक पार्ट में स्ट्रेच जो है आपको महसूस होगा। तो यहां पे छोटा सा पार्ट मैं कंसीडर करता हूं, छोटा सा पार्ट यहां पे कंसीडर करता हूं। इस छोटे से पार्ट को आप देखिए, ये ऐसे कर्व होने वाला है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि मैं आपको बना के दिखाऊं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि आपको बना के दिखाऊं, तो हम जानते हैं जैसे रस्सी का हर एक पोर्शन अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है। कैसे पुल करता है सर, एक बार दिखाइए। तो यहां पे मैं अपना जो टी शर्ट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, पता नहीं क्यों टी शर्ट मैंने चूज किया है, बट देख लीजिए फिर भी, ठीक है। ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट को यदि हम ऐसे पुल करते हैं, इस टी शर्ट को यदि पुल करते हैं, तो इसका हर एक पोर्शन अपने पड़ोसियों को पुल करता है, अपनी तरफ जो है पुल करता है। हम बाहर से इसको खींच रहे हैं, ये अपने अंदर की तरफ जो है ये पुल करता है अपने पड़ोसियों को, ठीक है, जिससे इसका शेप मेंटेन रह सके। तो ये जो दोनों एंड्स हैं ये अपने पड़ोसियों को खींचते हैं, तो इनके पड़ोसियों के ऊपर इस तरफ फोर्स लगता है, इसके पड़ोसियों के ऊपर इस तरफ फोर्स लगता है, और पड़ोसी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं। पड़ोसी इनको खींचते हैं तो फोर्स लगता है इस तरफ और फोर्स लगता है इस तरफ, और यही फोर्स जो है टेंशन कहलाता है। रस्सी के अंदर लगने वाला फोर्स, पैदा होने वाला फोर्स टेंशन फोर्स कहलाता है। तो यहां पे मैं इसको टी से डिनोट कर देता हूं, टी से डिनोट कर देता हूं, और मैं इसका 10x जो वर्जन है आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूं। 10 गुना बड़ा जो है मैं यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं। मैं मान लेता हूं कि ये जो दोनों एंड्स हैं इस लूप के सेंटर पर एंगल सबटेंड करते हैं, छोटा सा डी थीटा, छोटा सा एंगल सबटेंड ये करते हैं डी थीटा के बराबर, और यहां पे फोर्स लग रहा है टी के बराबर, और यहां पर भी फोर्स लग रहा है टी के बराबर, ठीक है, मान सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा डाउट भी है, थोड़ा सा भी, तो T1 T2 मान लीजिए, ये दोनों तरफ अलग अलग टेंशंस हैं, हम कैसे मान लें। तो मैंने एक बाइसेक्टर यहां पे बनाया, ये वाला एंगल हो गया d थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल हो गया d थीटा बाई 2, ठीक है। ये डेरिवेशन जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिजल्ट, लेकिन फिर भी यदि आप साथ में जेई भी दे रहे हैं तो ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि मतलब लगभग 30% जो चैप्टर्स हैं उनमें ऐसे इस प्रोसेस पे बेस्ड सवाल जरूर बनता है। तो डी थीटा बाई 2 यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन बना देता हूँ। एक रेफरेंस लाइन बना दी मैंने ऐसे, और एक रेफरेंस लाइन बना दी मैंने ऐसे। ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया डी थीटा बाई 2। ये एंगल हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई 2 और ये एंगल हो गया डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये हो गया डी थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल भी हो गया डी थीटा बाई 2। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ T2 cos ऑफ डी थीटा बाई 2 और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ T2 sin ऑफ डी थीटा बाई 2। ये सब जानते हैं ना कंपोनेंट करना। सिमिलरली यहां पर भी दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक कंपोनेंट होगा नीचे जिस T1 sin डी थीटा बाई 2 और इस तरफ कंपोनेंट होगा फोर्स का which is T1 cos ऑफ डी थीटा बाई 2। तो हम जानते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको मैं इक्वेट कर सकता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, इस तरफ है T1 cos डी थीटा बाई 2 और इस तरफ है T2 cos डी थीटा बाई 2। यदि हम इनको बराबर कर देते हैं, T1 cos डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू T2 cos ऑफ डी थीटा बाई 2, तो यहां से cos डी थीटा बाई 2 cos डी थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिल जाता है T1 बराबर T2, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं यहाँ पे। तो मैं टेंशन T1 बराबर T2 को मान लेता हूं, T के बराबर है टेंशन है,
so this will be T and this will be also T. अब इसके ऊपर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक फोर्स है यहाँ T sin d theta by 2, एक फोर्स है यहाँ T sin d theta by 2, एक फोर्स है ये वाला which is I dl b sin 90, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा df के बराबर। तो मैं इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में भी स्टैब्लिश करवा सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स 0 के बराबर है। तो यहां पे हमें मिलेगा df is equals to 2t sin of d theta by 2, d theta by 2। तो यहां आप देखिए I करंट है, छोटा सा लेंथ है dl, और यहां पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B is equals to 2t sin of d theta by 2। dl को मैं लिख सकता हूं रेडियस इंटू एंगल, प्लेन एंगल, रेडियस r इंटू d थीटा में लिख सकता हूं। b क्या जाएगा आपके पास I is equals to 2t sin of d theta by 2। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो साइन के साथ है और टेन के साथ है। आप यदि ग्राफ देखें ध्यान से, साइन का ग्राफ है, तो जब छोटे एंगल की बात करते हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। फॉर स्मॉल एंगल्स y इज इक्वल टू जो साइन थीटा है उसे हम लिख सकते हैं थीटा के बराबर। देख भी सकते हैं कि y इज इक्वल टू x जैसा ग्राफ बनता है छोटे एंगल्स के लिए, जो ग्राफ है y इज इक्वल टू x जैसा बनता है, इसलिए ऐसा लिख पाते हैं। तो यहाँ पे साइन d थीटा बाई 2 को मैं d थीटा बाई 2 लिख दूंगा बिकॉज d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, या कह सकते हैं dl इज बहुत छोटा लेंथ, दैट्स व्हाई d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो साइन d थीटा को d थीटा बाई 2 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट I r d थीटा b इज इक्वल्स टू 2t d थीटा बाई 2। तो 2 से 2 चला गया, d थीटा से d थीटा चला गया, टेंशन आपको मिल जाता है I r b के बराबर। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, और इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भी। समझ गए मेरी बात? इंपॉर्टेंट दोनों ही है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि T इज इक्वल टू आई आर बी के बराबर हमें मिलता है टेंशन इस रस्सी के अंदर। तो टेंशन मिल गया आई आर और बी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन करंट के, रेडियस के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो करंट को डबल करने पर टेंशन डबल होगा, ठीक बात है। मैग्नेटिक फील्ड को डबल करने पर टेंशन डबल होगा, ठीक बात है। रेडियस को डबल करने से टेंशन डबल होगा। लेकिन एक बात और आप यहां पे सोचिए, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों को डबल करने से ये हो जाएगा, तीनों को डबल करने से टेंशन डबल हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा ए बी और सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। यहां पे आंसर जो दिया गया था वो आंसर दिया गया था अजीब सा आंसर था, ठीक है, तो आप छोड़िए उस आंसर को। ए बी और सी तीनों ही सही हैं। बी आई आर के बराबर होता है हमारे पास टेंशन। बी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल कहता है आपसे, दो इक्वल करंट इज बीइंग पास थ्रू टू वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट रिपल बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं कि आप दो वायर्स हैं, काफी लॉन्ग हैं और सेम डायरेक्शन में करंट एक दूसरे में मतलब फ्लो होता है दोनों में। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इतने सारे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे बेस। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप यदि भूल जाते हैं एग्जाम में तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, सब जानते हैं अंगूठा वाला मेथड है। यहाँ पे थंब रखिए और जो पाम का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में करंट जाता है ऐसे, तो L वेक्टर है इस तरफ, B वेक्टर है इस तरफ, so L क्रॉस B इस तरफ आपको मिल रहा है। इसका मतलब IL क्रॉस B इस तरफ मिल रहा है, यानी कि फोर्स इस तरफ मिल रहा है। तो इसकी वजह से फोर्स इस पर इस तरफ है, तो इसकी वजह से फोर्स इस पर इस तरफ होगा। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statement is correct regarding the Coulomb's force and Biot-Savart's force। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ और उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है, बायो-सेवर्ट्स फोर्स कह दिया इन्होंने, और कुलम्स जो है हमारा लॉ, उसकी वजह से जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में। तो इन दोनों में क्या अंतर है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं उन दोनों लॉज के बारे में,
electrostatic force is along the displacement vector joining the source and the field, but magnetic force is perpendicular to the plane containing displacement vector and source. ठीक लिखा है यहाँ पे, जो कहता भी है लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये ठीक लग रहा है पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट कहता है कि देयर इज एंगल डिपेंडेंस इन द बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक बात है, यहाँ पे डीएल क्रॉस आर आता है बायो-सेवर्ट्स लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे एंगल जो है मैटर करता है, विच इज प्रेजेंट इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में कोई एंगल का लोचा नहीं है, कोई एंगल का लोचा नहीं है। वहां पे हमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। Biot-Savart's law can be expressed in vector form, but Coulomb's law cannot be expressed in a vector. गलत है। K Q1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 क्यूब, ये लिखा जा सकता है Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहां पे लिखा है कैन नॉट बी। Coulomb's law को नहीं लिखा जा सकता, बल्कि असल में बात यह है कि Coulomb's law को भी लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। डी ऑप्शन इज Biot-Savart's law is applicable in all medium, बट Coulomb's law is applicable only in medium which can be, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं दोनों को ही। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है फॉर्मूले में, म्यू नॉट की जगह म्यू लगना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का पहला ऑप्शन जो है सही आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following statements is /r incorrect? इनकरेक्ट चूज करना है। In a solenoid, the net magnetic field is the vector sum of field due to all the terms. ठीक बात है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इनेमल्ड वायर्स, इनेमल्ड का मतलब होता है कि जिन वायर पर कोटिंग चढ़ी होती है, इंसुलेटर की कोटिंग चढ़ी होती है ना। तो इनेमल्ड वायर का मतलब होता है कि जिसपे इंसुलेटिंग कोटिंग चढ़ी होती है वायर पे, आर यूज्ड फॉर वाइंडिंग सो दैट टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक बात है कि जो लूप्स हैं वो एक दूसरे से अलग रहें, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहें, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ठीक लिखा है। द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस जीरो, ये गलत हो गई बात। The field inside the solenoid approaches zero and everywhere outside becomes parallel to the axis. उल्टा लिख दिया यहाँ पे कि बाहर तो जीरो होती है लेकिन अंदर जो है parallel to axis होती है। D option is the solenoid is commonly used to obtain a uniform magnetic field. ठीक है स्टेटमेंट, तो गलत है हमारे पास C, वही ऑप्शन आप टिक कर देंगे।